वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं एक नए क्लास में, जिसमें हम लोग चर्चा करेंगे ह्यूमन वैल्यूज़ एंड इन्वायरमेंटल स्टडीज़ के लगभग 100 से अधिक ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों के बारे में, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और मैंने इसको बड़ी मेहनत से तैयार किया है। यह क्वेश्चंस अगर आपने तैयार कर लिए, निश्चित तौर पर आपकी परीक्षा में यहीं से क्वेश्चन छपने वाले हैं। आप किसी भी यूनिवर्सिटी के किसी भी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, यह बात आप ध्यान रखेंगे। जैसे कि आप डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हैं, उसका पेपर अभी आपका जो चाहे गर्ल्स का पेपर हो, बॉयज़ का पेपर हो, सभी के लिए बीए, बीएससी, बीकॉम, बीएससी एजी, बीबीए, बीएससी होम साइंस, सभी में ये एक प्रकार से को करिकुलर कोर्स के रूप में शामिल है। बीए के थर्ड सेमेस्टर में, बीएससी के थर्ड सेमेस्टर में, बीकॉम के थर्ड सेमेस्टर में, या ग्रेजुएशन लेवल के जितने भी कोर्स हैं उसके थर्ड सेमेस्टर में आप जाएंगे तो ह्यूमन वैल्यूज़ एंड एनवायरमेंटल स्टडीज यानी मानव मूल्य और पर्यावरण अध्ययन के बारे में आपको पढ़ना पड़ता है। तो आज का वीडियो अगर आपने देख लिया, इससे बाहर कुछ आने वाला है नहीं, तो प्लीज़ विश्वास मान करके आप इस वीडियो को देखिएगा। आप देखेंगे कि आपको प्रथम सेमेस्टर में आपने फूड न्यूट्रिशन हमसे पढ़ा, बहुत अच्छा आपका नंबर आया। आपने सेकंड सेमेस्टर में फर्स्ट एड एंड हेल्थ पढ़ा, उसका बढ़िया नंबर आया। और थर्ड सेमेस्टर में ह्यूमन वैल्यूज़ का भी बड़ा ज़बरदस्त आएगा। इससे पहले 2-3 मॉडल पेपर ऑलरेडी मैं दे चुका हूं, उनको नहीं देखा तो प्लीज़ देख लें। अगर उनको भी नहीं देखने का मन है तो आप क्वेश्चन पेपर जो प्रीवियस ईयर के हैं, 2024 में पेपर जो हुए थे उनको सॉल्व भी करवाया मैंने। लगभग 5 से 10 विश्वविद्यालय के क्वेश्चन पेपर सॉल्व आपको मिल जाएंगे। वीडियोज़ आपको प्लेलिस्ट में वीडियोज़ मिल जाएंगी, ठीक है। देखें, बहरहाल वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बात ध्यान रखेंगे। ये बीबीआईपी जो एक प्रकार से क्वेश्चन है, ये ऐसे नहीं लिखे गए हैं, ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मैंने आपको बता दूं पर्सनली बड़ी मेहनत करी है इस वीडियो में, ठीक है। तो आप प्लीज़ समझेंगे। राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय के पेपर में प्रीवियस ईयर में पूछे गए कई क्वेश्चन इसमें शामिल किए गए हैं। सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी के वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, चौधरी चंद सिंह मेरठ विश्वविद्यालय, जननायक चंद्रशेखर बलिया विश्वविद्यालय, महाराजा सुहेल देव स्टेट यूनिवर्सिटी, राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी, एमजे इसके अलावा आपका हो गया छत्रपति साहू जी महाराज कानपुर विश्वविद्यालय, प्रोफेसर रज्जू भैया स्टेट यूनिवर्सिटी, ठीक है। और ऐसे कई विश्वविद्यालय जिनमें एक प्रकार से को करिकुलर पेपर जो होते हैं, ठीक है। जैसे कि आपको अगर मैं बताऊं, आपका जैसे मासा कुंभरी यूनिवर्सिटी, राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी, ठीक है, बरेली विश्वविद्यालय, ठीक है, बीयू बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी, ठीक है। ऐसे कई विश्वविद्यालय जिनका नाम मैं नहीं, जननायक चंद्रशेखर बलिया विश्वविद्यालय जिनका नाम मैं नहीं ले पा रहा हूं, उन सभी के लिए एक प्रकार से लेक्चर वैध है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हो या कोई भी विश्वविद्यालय हो, सभी में एक प्रकार से ऐसे क्वेश्चंस आने वाले हैं। आप सभी लोग प्लीज़ वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आइए बिना समय गंवाए हुए हम आगे बढ़ते हैं और चीज़ों को आपको बताते हुए समझाते हुए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चंस आपकी परीक्षा में आपको देखने को मिलेंगे। ये क्वेश्चंस एक प्रकार से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन प्रश्नों को एक प्रकार से मैंने बहुत मेहनत करके अलग अलग क्वेश्चन पेपर से निकाल करके आपके समक्ष लाया हूँ। मेरे प्यारे दोस्तों, हम एक प्रकार से आपको ये नहीं कहते कि फर्जी में लिख दिया कि हाँ यही आएगा। हम एक प्रकार से मेहनत करते हैं, पेपर पर एनालिसिस करते हैं, दिन रात आपके लिए एक प्रकार से जान लीजिए कि मैं दिन रात एक कर देता हूं आपके लिए और मेहनत करता हूं, तब जा करके ये चीज़ें सेट की जाती हैं, ठीक है। चले, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका। गांधी जी के अनुसार पाप हैं, बताएं। गांधी जी के अनुसार पाप हैं। देखिए, गांधी जी ने 7 पापों की अवधारणा दी थी, यह बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। जैसे काम के बिना धन, मानवता के बिना विज्ञान, अंतरात्मा के बिना सुख, ये सब एक प्रकार से पाप होता है, ठीक है। तो काम के बिना अगर धन आपको मिल जा रहा तो भी पाप है, मानवता के बिना विज्ञान, अंतरात्मा के बिना सुख, तो ये सब पाप की अवधारणा गांधी जी ने दी है। तो ये सभी पाप गांधी जी के अनुसार हैं। 2024 में कई विश्वविद्यालय में ये प्रश्न पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, सिद्धांत के बिना राजनीति किसके अनुसार पापों की श्रेणी में आता है। सिद्धांत के अनुसार राजनीति भी एक पाप है। गांधी जी ने 7 पापों की अवधारणा दी है, उसी में शामिल है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, यह बात आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, चरित्र के बिना ज्ञान तथा त्याग के बिना पूजा गांधी जी के अनुसार क्या है। ये भी एक प्रकार से पाप है, ठीक है। चरित्र के बिना अगर ज्ञान, ठीक है, और त्याग के बिना पूजा, ये सब एक प्रकार से क्या है। चरित्र के बिना ज्ञान मतलब कि ज्ञान आपके पास बहुत है लेकिन आपके पास चरित्र नहीं है, तो भी एक प्रकार से आप पापी हैं, ठीक है। त्याग आप एक प्रकार से, पूजा और त्याग ये सब एक प्रकार से एक दूसरे से रिलेटेड हैं, तो पाप एक प्रकार से ये भी पाप की ही अवधारणा गांधी जी की, ठीक है। अच्छा, गांधी जी के 7 पाप कौन कौन से थे, आइए उसको जान लेते हैं, क्योंकि यहाँ से प्रश्न 3-4 ठो पूछे गए थे कई विश्वविद्यालयों में, ठीक है। देखिए, सबसे पहली बात, काम के बिना धन, पहला पाप। दूसरे पाप की अवधारणा अंतरात्मा के बिना सुख। तीसरा पाप है मानवता के बिना विज्ञान। चौथे पाप की अवधारणा गांधी जी ने जो दी है वो है चरित्र के बिना ज्ञान।
पांचवा सिद्धांत है सिद्धांत के बिना राजनीति, छठा पाप है नैतिकता के बिना व्यापार, और सातवां पाप है त्याग के बिना पूजा। इस तरीके से ये 7 पापों की उदाहरण किसने दी है? महात्मा गांधी ने दी है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। यह ट्रस्टीशिप का सिद्धांत किसने दिया? तो भी महात्मा गांधी ने ही दिया है। ये सारी बातें ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। यही सब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मानव मूल्य से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। चले अगला क्वेश्चन है, गांधी जी की दृष्टि में सामाजिक पापों से प्रत्येक मनुष्य को दूर रहना चाहिए। किससे? कितने पापों से भैया? तो 7 सामाजिक पापों से एक प्रकार से मनुष्य को दूर रहना चाहिए। कितने पापों से? 7 सामाजिक पापों से। ऑप्शन नंबर इसका जो है बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत सारे बच्चों का बी आया, बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी का जन्म कहाँ पर हुआ था भैया? फटाफट से मैं तीव्र गति से आगे बढ़ूंगा, ज़्यादा समय हमारे पास है नहीं, ताकि एक प्रकार से आपको कम से कम समय में सारे एक प्रकार से क्वेश्चंस के आंसर बता दिए जाएं और आप रिवीजन भी अच्छे तरीके से कर पाए। ऐसे ही और भी इन्फॉर्मेटिव मॉडल पेपर मैं दूंगा आपको, ठीक है। महात्मा गांधी का जन्म कहाँ पर हुआ था? महात्मा गांधी का जन्म हुआ था गुजरात में, पोरबंदर नाम का स्थान है, वहीं पर इनका जन्म हुआ था गांधी जी का। गांधी जी को राष्ट्रपिता भी कहा जाता है। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था भैया? इनका जन्म 1869 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। गांधी जी की माता जी का क्या नाम था? तो गांधी जी के माता का नाम था पुतली बाई, ठीक है। माता जी का क्या नाम था? जो है पुतली बाई, और पिताजी का क्या नाम था? करमचंद गांधी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। फटाफट से वीडियो को शेयर करते रहिएगा, क्योंकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लगातार मैं लाता रहता हूँ और बहुत ही सरल शब्दों में आपको चीज़ें समझाने का प्रयास करता हूँ, ठीक है। चले अच्छा, मैं मांस, मदिरा और नारी का स्पर्श नहीं करूंगा, यह शपथ किसने ली थी? महात्मा गांधी जी ने ली थी। यह बात भी आप ध्यान रखेंगे। और गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना भी करी थी। तो कई बार प्रश्न परीक्षा में पूछा गया कि साबरमती आश्रम की स्थापना किसने करी थी? दांडी मार्च किसने शुरू किया था? तो गांधी जी ने ही शुरू किया था, ठीक है। चले अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। शक्ति और धन मेरे दो मुख्य दांव, मतलब मेरे दो मुख्य दांव नहीं है। उक्त विचार निम्न में से किसका रहा है? बताएं। नवल टाटा, रतन टाटा, या साइरस मिस्त्री, या फिर नटराज चंद्रशेखरन? बताएं। शक्ति और धन मेरे दो मुख्य दांव नहीं हैं, ये बात रतन टाटा ने कहा था। किसने कहा था? रतन टाटा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया का 5वां सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक संस्थान कौन सा है? इनमें से बताएं। तो जो आपका टाटा ग्रुप है, ये एक प्रकार से दुनिया का 5वां सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक संस्थान है। कौन सा? टाटा ग्रुप। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, आज भारतीय शेयर बाजार में कौन किसी भी अन्य व्यापारिक उद्यम से अधिक बाजार पूंजी रखता है? तो आज भारतीय शेयर बाजार में कौन किसी भी अन्य व्यापारिक उद्यम से अधिक जो है अधिक बाजार पूंजी रखता है? तो वो कौन है भाई? माइक्रोसॉफ्ट, बिरला ग्रुप, टाटा ग्रुप या रिलायंस? बताएं। तो है आपका टाटा ग्रुप, ठीक है। टाटा ग्रुप जो है एक प्रकार से इसका करेक्ट आंसर लग जाएगा डी ऑप्शन, टाटा ग्रुप। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखिएगा, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन आ चुका महोदय। प्रश्न, टाटा समूह के संस्थापक निम्न में से कौन है? बताएं। टाटा समूह के संस्थापक कौन है भाई? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। तो टाटा समूह के जो संस्थापक हैं वो इनमें से हैं कौन? JRD टाटा, ठीक है। JRD टाटा। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, लोहे को कोई नष्ट नहीं कर सकता लेकिन उसको अपना ही जंग खा सकता है। यानी कि लोहे को कोई नष्ट नहीं कर सकता, लेकिन जब लोहे में एक प्रकार से ऑक्सीकरण की प्रक्रिया के द्वारा जंग लग जाता है, मुर्चा लग जाता है, तो एक प्रकार से लोहा नष्ट हो जाता है। इसी तरह किसी व्यक्ति को कोई नष्ट नहीं कर सकता है, लेकिन उसकी अपनी मानसिकता उसको नष्ट कर देती है। यह कथन निम्न में से किसका है? यह कथन किसने कहा था? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। रतन टाटा का एक कथन है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है। चले अगला क्वेश्चन आ चुका है भैया, रतन टाटा को किस वर्ष पद्म विभूषण सम्मान दिया गया था? पद्म विभूषण सम्मान 2008 में मिला था। किसको? रतन टाटा जी को। 2024 में प्रश्न पूछा गया कई विश्वविद्यालयों में। अगला प्रश्न, टाटा ग्रुप ने फोर्ड मोटर कंपनी से जगुआर लैंड रोवर को कब खरीदा था? बताएं। तो टाटा ग्रुप ने मोटर कंपनी से जगुआर लैंड रोवर को खरीदा था 26 मार्च 2008 को। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। कई बार परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, प्रश्न आ चुका, ऐसी कई चीज़ें हैं जिन्हें अगर मुझे फिर से जीना है तो शायद मैं इसे दूसरे तरीके से करूंगा, लेकिन मैं पीछे मुड़ करके नहीं देखना चाहूँगा और या नहीं सोचूंगा कि मैं क्या नहीं कर पाया। उक्त विचार निम्न से किसका है? तो यह विचार किसका था? रतन टाटा जी का था। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, निम्न में से किसने रतन टाटा ने निम्न में से किसने या किसमें रतन टाटा ने व्यक्तिगत निवेश किया था? ओला कैब्स में, या फिर नेस्टवे डॉग स्पॉट में, या फिर Xiaomi में, या फिर इनमें से सभी में? बताएं। तो रतन टाटा जी ने एक प्रकार से व्यक्तिगत निवेश इन सभी में किया है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा।
तो एक बार सभी लोग वीडियो को शेयर जरूर करते रहेगा, लाइक भी करते रहेगा, क्योंकि इसी प्रकार से इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं लगातार आपके लिए लाता रहता हूँ। ठीक है, चले भाई, वीडियो को शेयर करते रहेगा और लाइक करते रहेगा। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। क्लियर। चले, यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखेंगे, अगर मान लेते हैं आपको जो है मानव मूल्य और पर्यावरण अध्ययन का PDF प्राप्त करना है, जिन भी बच्चों को आप BA में हैं, देखिए अगर BA में है तो आपके लिए तो कोर्स की व्यवस्था दी गई थी, तो उसमें आपको एक प्रकार से 100 रुपीज़ की व्यवस्था है। 91, 61, 93, 60, 62 पर SMS करेंगे और आपको सभी प्रैक्टिस सेट सेंड कर दिए जाएंगे और उनके आंसर आपको वीडियो में मिलेंगे, आंसर आपको नहीं दिखेंगे। ठीक है, आंसर आपको वीडियो में मिलेंगे, PDF सारा आपको मिल जाएगा, जो भी PDF लगभग कई विश्वविद्यालय क्वेश्चन पेपर के PDF मिल जाएंगे 2024 वाले, और जितने मॉडल पेपर मैं बनाता हूँ सब मॉडल पेपर के PDF आपको मिल जाएंगे। महासंग्राम रिवीजन क्लास के PDF मिल जाएंगे और BA के सभी सब्जेक्ट की तैयारी आपकी हमारे चैनल पर होती है। तो अपना नाम, ठीक है, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम और आपका क्या क्या सब्जेक्ट है, अपने सब्जेक्ट के नेम भी लिख करके भेज दीजिएगा। आपको ग्रुप से जोड़ दिया जाएगा और वहाँ पर आपके सभी सब्जेक्ट की तैयारी हो जाएगी। साथ में आपका जो को करिकुलर है ह्यूमन वैल्यूज़ वाला, इसकी भी तैयारी आपकी विधिवत तरीके से हो जाएगी। उसमें लगभग 10 से 15 जो है प्रैक्टिस सेट आपको दे दिए जाएंगे, यही मॉडल पेपर। इनको आप सॉल्व करिएगा और इनको अगर आपने सॉल्व कर लिया, इनमें से 4-5 भी सॉल्व कर लिया तो आपका काम हो जाएगा, उससे बाहर कुछ आने वाला है नहीं। ठीक है, लेकिन अगर आप तो इनके लिए 100 रुपये की व्यवस्था की गई, यानी कि आपके पास एक स्कैनर सेंड किया जाएगा, उसी पर आपको मात्र 100 रुपीज़ पे करने होंगे। उसके बाद में सभी सब्जेक्ट की आपके PDF मिल जाएगी, जो भी आपके सब्जेक्ट होंगे। लेकिन अगर आप BSc में हैं, ठीक है, और BCom में हैं, BSc और BCom में भी चूँकि ये आता है, BSc AG, BSc होम साइंस में है, ठीक है, तो आपके लिए मात्र 50 रुपीज़ की व्यवस्था की गई। चूँकि एक प्रकार से आपको एक ही सब्जेक्ट यानी को करिकुलर का मिलेगा, तो मात्र 50 रुपये में आपको एक प्रकार से इसके सभी PDF, जो भी PDF हमारे पास अवेलेबल हैं, बेसिकली क्वेश्चन पेपर, ठीक है, मॉडल पेपर, रिवीजन क्लास, इन सभी के PDF नोट्स और वीडियो लेक्चर्स सब आपको एक प्रकार सेंड कर दिए जाएंगे। तो जो बच्चे एक प्रकार जुड़ना चाहते हैं वो हमसे जुड़ सकते हैं। मात्र 50 रुपीज़ में मतलब BSc और BCom वाले बच्चों के लिए है और बाकी इनके लिए। बाकी यूट्यूब पर तो क्लासेस आपकी होती रहेंगी। ठीक है, मॉडल पेपर वगैरह आपके यूट्यूब पर ही तमाम क्लासेस मैं ले दूंगा। तो अगर आपको PDF से पढ़ना तो आप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं, अगर नहीं जुड़ना है तो कोई बात नहीं है। ठीक है, तो आप जुड़ सकते हैं। अगर 50 रुपीज़ आपको खर्च करना तो आपको कहीं पर सीरीज वगैरह नहीं लिए, कोई दिक्कत की बात नहीं। सीरीज से बहुत ज़्यादा चीज़ें आपको मिल जाएंगी। वीडियोस देखिए और फिर उसके बाद में प्रैक्टिस करिए, तबाही मचा देंगे आप। चूँकि मैं जो देता हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को ही देता हूँ, यह बात आप ध्यान रखेंगे। चले भाई आगे देखते हैं, और भी रिवीजन क्लास होगी, 4-500 क्वेश्चंस की श्रृंखला में लाऊंगा, तो वो सब की PDF नोट्स आपको मिलती रहेगी। अगर आप हमसे जुड़े रहेंगे तो आपका ही फायदा होगा उसमें। ठीक है, चले अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका भैया, फटाफट से चलिएगा, वीडियो को लाइक कर दिएगा, चैनल पर करना है तो सब्सक्राइब करते रहिएगा। प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, गीता में गुण कितने प्रकार के बताए गए? तो गीता में 3 प्रकार के गुण बताए गए हैं। कौन कौन से? सतगुण, रजगुण और तमगुण। कौन? सतो, रजो और तमोगुण, ये 3 प्रकार के गुण बताए गए हैं। कहाँ पर? गीता में। गीता मतलब कि श्रीमद् भगवत गीता। गीता को किसने गाया है भैया? गीता को भगवान श्री कृष्ण ने अपने मुखारबिंदों से गाया है। ठीक है, सुना किसने इसको? अर्जुन ने सुना है। किसने सुना भैया गीता को? अर्जुन ने सुना है, भगवान श्री कृष्ण ने गाया है। ठीक है, ये बात ध्यान रखें। गीता महाभारत के भीष्म पर्व में संकलित है, यह बात भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, गीता की अगर बात की तो कर्म के सिद्धांत पर आधारित है रचना गीता। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखें। कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करहि ततस फल चाखा, यानी जैसा आप कर्म करेंगे वैसा ही आपको फल मिलेगा, और फल जो होगा वो भगवान के हाथों में है देना। इनसे इंसान का कोई उतना एक प्रकार से वास्ता नहीं होता है, यह बात आप ध्यान रखेंगे। क्लियर, समझ में आ रही चीज़ें? तो बिल्कुल आपको टेंशन नहीं लेना है, शुक्ला स्टडी पॉइंट आपके साथ बना हुआ है। तो आप देखेंगे कि जो श्रीमद् भगवत गीता जो है वो एक प्रकार से अर्जुन को एक उपदेश है। अर्जुन को ही नहीं बल्कि पूरी भारतीयता को एक उपदेश है, पूरे जो है मनुष्य समाज को है। एक मनुष्य समाज की जो तमाम प्रकार की उलझने, तमाम प्रकार के क्वेश्चन रहते हैं, उन सभी क्वेश्चंस का एक प्रकार से उत्तर देते हैं भगवान श्री कृष्ण। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजय विभूति धुर्वाणीति मतिर्मः। ठीक है, इस तरीके से तमाम नैनम छिद्यन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्ति आपो न शोषयति मारुतः। तो गीता एक प्रकार से अपने आप में एक अनोखा ग्रंथ है और वेदांत दर्शन का एक जबरदस्त, यानी पूरे का पूरे भारतीय सनातन का निचोड़, आप मतलब कि निचोड़ मान सकते हैं आप। अगला प्रश्न, युद्ध शुरू होने से पहले अर्जुन के साथ कौन था? युद्ध शुरू होने से पहले अर्जुन के साथ कौन थे? भगवान श्री कृष्ण थे। उन्होंने ही एक प्रकार से उनको एक प्रकार से गीता का ज्ञान देते भगवान श्री कृष्ण, और अपना एक प्रकार से जो विराट स्वरूप है उसको भी दिखाते हैं। अर्जुन अंत में अपना धनुष एक तरफ रख देता है और रथ पर बैठ जाता है। उसने क्या नहीं करने का फैसला किया था? बताइए। लड़ाई, समझ, पूछताछ, प्रहसन। तो एक प्रकार से वह एक प्रकार से अर्जुन जो है लड़ाई न लड़ने को लेकर के उसका गांडीव जो होता है हाथ से छूट जाता है। कहता है कि प्रभु अब हम नहीं लड़ेंगे। अरे भीष्म पितामह सामने खड़े, हमारे दादाजी हैं, उनसे कैसे
कैसे युद्ध करेंगे, द्रोणाचार्य है उनसे कैसे युद्ध करेंगे, हम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, छोड़ो, अब जो है चलने दो। ये एक प्रकार से अच्छा द्रौपदी जो है मोटिवेट किया करती थी इन लोगों को। कहती द्रौपदी क्या बोलती थी हमेशा, मेरे खुले हुए केसों का क्या होगा सर्वश्रेष्ठ धनुधारी अर्जुन, इन खुले हुए केसों का क्या होगा सर्वश्रेष्ठ गदाधारी भीम। इस तरीके से मतलब हमेशा इन लोगों को मोटिवेट किया करते थे कि भाई जा करके युद्ध लड़ो। ठीक है, तो इस तरीके चीज़ें हुआ करती थी और इसी को लेकर के आप देखिए। अच्छा युधिष्ठिर समझदार थे, ठीक है सब्र रखो, पांचाली होगा, युद्ध होगा, लड़ेंगे, बिल्कुल लड़ेंगे। लेकिन अर्जुन भीम तुरंत तीर निकाल देते थे, मार देंगे या कर देंगे। लेकिन अर्जुन को बाद में समझ में आता कि भाई ये तो अपना ही सब कुछ है। तब भगवान श्री कृष्ण उनको समझाते हैं, कोई अपना नहीं है, कोई पराया नहीं है। ये जो तेरे अपने हैं कल तेरे शत्रु हो जाएंगे, जो कल आज तेरे शत्रु है वो कल तेरे अपने हो जाएंगे। कुछ किसी का नहीं है। ये तुम देख रहे हो कि ये दुर्योधन है, ये एक प्रकार से ये मरेगा, इसके पीछे तुम उसको मारोगे। तुम्हारी इतनी औकात नहीं कि तुम किसी को मार पाओ, इसमें मेरी मर्जी है। हे पार्थ, तू किसी को नहीं मारेगा, ये मैं मारूंगा। मतलब कि एक प्रकार से इसमें भगवान की मर्जी होती है। एक बार स्थित प्रज्ञता निर्विकार मतलब कि निर्विकारिता प्राप्त करने होने पर भोग से भी क्या नाश नहीं होती है, बताएं। तो एक बार स्थित प्रज्ञता निर्विकारिता प्राप्त होने पर भोग से भी क्या नाश नहीं होती है, शांति नहीं नाश होती है। ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर होगा। गीता के द्वितीय अध्याय का क्या नाम है, गीता के द्वितीय अध्याय का नाम है सांख्य योग। ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर होगा। गीता के 18वें अध्याय का क्या नाम है, गीता के 18वें अध्याय का क्या नाम है भैया, मोक्ष संन्यास योग। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। गीता के अनुसार श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार आत्मा किससे श्रेष्ठ है, बताएं। आत्मा किससे श्रेष्ठ है भैया, आत्मा जो है बुद्धि से श्रेष्ठ होती है। ठीक है, आत्मा के पर क्या है, मन के पर आत्मा है, आत्मा के पर बुद्धि है। ठीक है, मन के पर बुद्धि है, बुद्धि के पर आत्मा है। यह बात आप ध्यान रखें। यानी कि मन रूपी घोड़ों को कंट्रोल कौन करता है, बुद्धि से कंट्रोल किया जाता है। और आत्मा एक प्रकार से जो रूपी लगाम होती है बुद्धि को भी कंट्रोल करती है। स्वास्थ्य परक इंद्रिय सुखों से संचालित होने पर किसका हरण हो जाता है, बताएं। स्वार्थपरक इंद्रिय सुखों से संचालित होने पर किसका हरण हो जाता है, बुद्धि का। अगर एक प्रकार से आप अपने इंद्रिय सुख अपने स्वार्थ के लिए करते हैं तो आपका एक प्रकार से बुद्धि नाश हो जाएगी। यम कितने प्रकार के होते हैं, यम 5 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे भैया। अगला क्वेश्चन आ चुका है, बचपन से बुढ़ापा फिर मृत्यु से शरीर बदलने में से एक आत्मज्ञानी आत्मा मोहित क्यों नहीं होती है, बताएं। बचपन से बुढ़ापा और फिर मृत्यु में शरीर बदलने से एक आत्मज्ञानी आत्मा मोहित क्यों नहीं होती है, क्योंकि आत्मा ही आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं होता। आत्मा एक प्रकार से अजर अमर और अविनाशी है। कहा गया है कि नयनम छिदंत शस्त्राणी नयनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्ति यापो न शोषयत मारुतः। नयन माने आत्मा, आत्मा है भैया जो नयनम छिदंत शस्त्राणी, शस्त्रों के द्वारा आत्मा को भेदा नहीं जा सकता है। नयनम दहति पावकः, अग्नि के द्वारा इसको जलाया नहीं जा सकता है। ठीक है, न चैनम क्लेदयन्ति यापो न शोषयत मारुतः, न हवा के द्वारा इसको एक प्रकार से उड़ाया जा सकता है और ना ही एक प्रकार से इसको जल में डुबोया जा सकता है। यानी आत्मा अजर अमर और अविनाशी है। ठीक है, एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती रहती है। यह बात आप ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। फटाफट से देखेंगे, ग्रीन हाउस खेती करने वाला पहला भारतीय राज्य, बताएं। फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे महोदय। ग्रीन हाउस जो है जो खेती करने वाला जो पहला राज्य है कौन सा है, वह भैया कौन, सिक्किम। ठीक है, सिक्किम राज्य जो है वो एक प्रकार से सिक्किम राज्य जो है वो ग्रीन हाउस खेती करने वाला पहला राज्य जो है वो बना हुआ है। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। जिन बच्चों ने सी लगाया उनका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, हाल ही में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने हेतु किस देश में एक कि 100 वाट के बल्बों का के जो है प्रोडक्शन और इम्पोर्ट पर बैन लगा दिया गया है, बताएं। हाल ही में ग्रीन हाउस गैसें के उत्सर्जन को कम करने हेतु किस देश में 100 वाट के बल्बों कि जो बल्ब हैं उनको उनके प्रोडक्शन और इंपोर्ट पर बैन लगा दिया गया है, ब्रिटेन के। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। जो 100 वाट के बल्ब होते थे, पीला पीला जलते थे, पहले आते थे, अब तो सेफल चल गए हैं। ओजोन परत जीवन की रक्षा करती किससे, अल्ट्रावायलेट किरणों से। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा, विकिरणों से, पराबैंगनी किरणों से। पराबैंगनी किरणें अगर हमारे ऊपर पड़ेंगी तो हमारे शरीर पर क्या हो जाएंगे, स्किन कैंसर जैसी बीमारियां हो जाएंगी। ठीक है, यह बात आप ध्यान रखेंगे। SO2 जो है अम्ल वर्षा करवाती है। अम्ल वर्षा के लिए जिम्मेदार कौन सी है, SO2 गैस है। CO2 की अगर बात करें तो यह एक प्रकार से वातावरण को गर्म करती है। ठीक है, वातावरण को सबसे अधिक गर्म करने वाली गैस जो है वो कौन सी है, CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड है।
और एक प्रकार से SO2 अम्ल वर्षा करवाती है। अल्ट्रावायलेट किरणें जो होती हैं ये एक प्रकार से इनकी किरणों को कौन रोकता है? ओजोन परत रोकती है। ओजोन का सूत्र क्या होता है? O3 ओजोन का सूत्र होता है, ये बात ध्यान रखेंगे। ओजोन परत को कौन सी गैस नष्ट करने में सबसे ज़्यादा जिम्मेदार गैस है? उसका नाम है CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो कि कहाँ से निकलती है? रेफ्रिजरेटर से यानी कि फ्रिज से, और एयर कंडीशनर यानी कि AC से। AC और फ्रिज से एक प्रकार से CFC नाम की गैस निकलती है, जो कि एक प्रकार से सूर्य मतलब कि जो ओजोन परत है उसको नष्ट करती है, जो कि सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को रोकती है। अगर सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें आने लगे तो पृथ्वी पर एक प्रकार से हाहाकार मच जाएगा। इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जिसमें पर्यावरण के प्रति मैत्री होती है, जो पर्यावरण के अनुकूल होते हैं, उन्हीं पर एक प्रकार से इको मार्क लगा रहता है। अगला प्रश्न, विश्व वन्य कोष जिसको आप वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड कहते हैं, ठीक है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड बोलते हैं WWF का, इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? बताएं, इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है भैया? बताएं, फटाफट से बताएंगे। तो इसका मुख्यालय इंग्लैंड में स्थित है, ऑप्शन नंबर C करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। WWF का संगठन ने अपने कार्यालय कहाँ खोल दिए हैं? तो WWF संगठन ने अपने कार्यालय पूरे विश्व में खोल दिए हैं, अलग अलग स्थानों पर, D ऑप्शन। WWF की प्रारंभिक गतिविधियों का प्रारंभिक केंद्र था, तो इसका प्रारंभिक केंद्र था विलुप्त प्राय जो प्रजातियां हैं उनकी सुरक्षा करने के लिए एक प्रकार से WWF जो है बनाया गया था, ठीक है, 2 बार ही W है। चले अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा, ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगातार मैं आपके लिए लाता रहूँगा, ठीक है। चले भाई, वीडियो को शेयर करते रहिएगा, लाइक करते रहिएगा, और ऐसे ही एक प्रकार से अपना प्यार दुलार हमेशा बनाए रखिएगा। शुक्ला स्टडी पॉइंट चैनल को एक प्रकार से आप सभी लोगों की बहुत ही ज़रूरत है। चले प्रश्न, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण जिसको आप NGT कहते हैं, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या है? बताएं, इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या है भैया? इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य पर्यावरण संबंधी मुद्दों का तेजी से निपटारा करना, वन्य जीव सुरक्षा करना और जलवायु का प्रबंधन करना। बिल्कुल, ये तीनों काम करना है NGT, ये तीनों काम करती है। D ऑप्शन राइट आंसर होगा इसका। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण NGT के क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित है कहाँ पर? तो इसके क्षेत्रीय कार्यालय कोलकाता, पुणे और भोपाल, इन सभी जगहों पर है। D ऑप्शन लगा देंगे ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है महोदय। प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लगातार मैं लाता रहता हूं, ठीक है। आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। प्रश्न, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण NGT के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके परामर्श से की जाती है? भारत के। तो भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श करी जाती है, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं, बेसिकली सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा, ठीक है। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण जिसको आप नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी NGT कहते हैं, इसके अध्यक्ष तथा सदस्यों का कार्यकाल कितने साल का होता है? तो इसका सदस्यों का कार्यकाल 5 साल का होता है, मुख्य न्यायाधीश मतलब कि अध्यक्ष का और सदस्यों का सबका। भारत से पहले NGT ने अपने निकाय की स्थापना कहाँ पर करी थी? तो भारत से पहले जो है NGT ने अपने निकाय की स्थापना कहाँ पर करी थी? ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड दोनों जगहों पर करी थी। A ऑप्शन मतलब इसका C ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, A एंड B दोनों करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन से, NGT की स्थापना के साथ एक विशेष पर्यावरण न्यायाधिकरण स्थापित करने वाला देश बन गया है। NGT की स्थापना के साथ कौन एक विशेष पर्यावरण न्यायाधिकरण स्थापित करने वाला देश बन गया है? तो अपना भारत देश बन गया है, ऑप्शन नंबर B करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, वायु गुणवत्ता सूचकांक जिसको आप एयर क्वालिटी इंडेक्स कहते हैं, किस अभियान या मिशन के अंतर्गत चलाई जा रही एक पहल है? बताएं। वायु गुणवत्ता सूचकांक जो है, वायु गुणवत्ता सूचकांक एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है, यह एक प्रकार से स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत चलाई जा रही है, ऑप्शन नंबर इसका A करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन बच्चों ने A लगा उनका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI किस प्रकार की बृहत पहल है? वायु गुणवत्ता सूचकांक जो है एक सरकारी पहल है, ऑप्शन नंबर इसका C करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे भाई, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है। ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे, मैं तीव्र गति से आगे बढ़ रहा हूं, चूंकि ऐसे ही क्वेश्चंस आपको एक प्रकार से रट लेने हैं। आप इन सभी को एक प्रकार से 2-3 बार देखेंगे, वीडियोस आपके दिमाग में सारी चीज़ें हो जाएगी, इसमें समझाने लायक कुछ है नहीं, तो बस आपको एक प्रकार से बस रिविजन करना है लगातार, चूँकि परीक्षा आपके सर पर है। प्रश्न अगला है, विश्व संरक्षण दिवस मनाया जाता है कब? विश्व संरक्षण दिवस मनाया था 3 दिसंबर को, D ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। यूनेस्को ने मानव और जीवमंडल कार्यालय के अंतर्गत किस वर्ष जीवमंडल कोष बनाया था? तो जीवमंडल कोष कब बनाया गया था? 1971 में, ऑप्शन नंबर इसका B करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का आरंभ किया गया, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का आरंभ किया गया था 1992 में, ऑप्शन नंबर इसका C करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका महोदय, फटाफट से वीडियो को शेयर कर दीजिएगा।
प्रश्न है, भरतपुर पक्षी विहार को विश्व धरोहर क्षेत्र में कब शामिल किया गया था? भरतपुर पक्षी विहार को विश्व धरोहर में शामिल किया गया 1985 में, 1985 में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय वन वर्षा दिवस मतलब कि कब मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय वन वर्ष कब मनाया गया? तो ये 2011 में मनाया गया था अंतर्राष्ट्रीय वन वर्षा दिवस के रूप में। वन वर्ष मतलब कि अंतर्राष्ट्रीय वन वर्ष कब मनाया गया? तो 2011 में अंतर्राष्ट्रीय वन वर्ष मनाया गया। जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2010 किस नगर में हुआ था? 2010 का जो जलवायु परिवर्तन सम्मेलन हुआ था जिनेवा में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? जिनेवा में हुआ था। ऑप्शन जिनेवा कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड में। डी ऑप्शन राइट आंसर होगा इसका। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। विश्व बाघ शिखर सम्मेलन 2010 आयोजित किया गया था कहाँ पर? विश्व बाघ शिखर सम्मेलन ये भी 2010 में हुआ था, पिट्सबर्ग में स्थापित हुआ था। डी ऑप्शन राइट आंसर होगा इसका। जलवायु परिवर्तन पर अंतर्राष्ट्रीय पैनल की पहली रिपोर्ट कब प्रस्तुत की गई थी? बताएं। जलवायु परिवर्तन पर अंतर्राष्ट्रीय पैनल की जो पहली रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी 1996 में प्रस्तुत की गई थी, 1996। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अंतर्राष्ट्रीय पर्वत वर्ष कब मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय पर्वत वर्ष 2002 में अंतर्राष्ट्रीय पर्वत वर्ष मनाया गया। ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय मरुस्थल वर्ष किस वर्ष को घोषित किया गया था? अंतर्राष्ट्रीय मरुस्थल वर्ष जो घोषित किया गया 2006 को घोषित किया गया है। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़िएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है भाई, परीक्षा की दृष्टि से यही सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। परीक्षा में ऐसे ही क्वेश्चन आते रहते हैं और आप लोग एक प्रकार से बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से आप लोग जो है मैनेज कर रहे हैं, चीज़ें आपकी बिल्कुल समझ में आ रही हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न आपकी स्क्रीन पर क्या आ चुका भाई? प्रश्न आ चुका वायु प्रदूषण। प्रश्न क्या है? पर्यावरण। प्रश्न क्या आया हुआ भैया? प्रश्न आ चुका है, पर्यावरण विषयक निम्नांकित अधिनियमों मतलब अधिनियमों में सर्वप्रथम पारित अधिनियम कौन सा है? पर्यावरण विषयक निम्नांकित अधिनियमों में सर्वप्रथम जो अधिनियम पारित किया गया था, कौन सा अधिनियम सबसे पहले पारित किया गया भैया? देखिए, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो सबसे पहले इनमें से आया, फिर बाद में ये सब आए हैं। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया था? पर्यावरणीय संरक्षण अधिनियम 1986 में आया था, 23 मई 1986। रट लीजिएगा, बी ऑप्शन, कई बार प्रश्न परीक्षा में पूछा गया है। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका भैया। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में कुल कितनी धाराएं हैं? कई बार प्रश्न आया हुआ है, तो कुल कितनी धाराएं भैया? इसमें 26 धाराएं हैं कुल। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में किसे स्थान मिला है? बताएं, किसको स्थान मिला है? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में ग्रीन हाउस प्रभाव पर, अम्लीय वर्षा पर और ओजोन परत का जो क्षरण हो रहा है, इन सभी पर एक प्रकार चर्चा की गई है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है भैया। प्रश्न आ चुका है, किस संविधान संशोधन के द्वारा पर्यावरण की सुरक्षा को नागरिकों के मूल कर्तव्यों के रूप में निर्धारित किया गया है? बताएं, किस संविधान संशोधन के द्वारा पर्यावरण की सुरक्षा को नागरिकों के मूल कर्तव्यों के रूप में निर्धारित किया गया है? तो बलिसमय संविधान संशोधन जो हुआ था 1976 में, इसी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पर्यावरण विभाग की स्थापना कब हुई? भारत में पर्यावरण विभाग की स्थापना 1980 में हुई थी, 1980 में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखेंगे। बड़ा जबरदस्त प्रश्न है। भूमि, नदी, तालाब, समुद्र और वायु को प्रदूषण से मुक्त रखने के लिए किस अधिनियम में कहा गया है? तो अधिनियम कौन सा है? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में एक प्रकार से बातें कही गई हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। जिन बच्चों ने बी लगाया उनका बिल्कुल राइट आंसर है। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन आ रहे हैं भैया। वीडियो को शेयर करते रहिएगा, लाइक करते रहिएगा। लगातार ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं लगातार आपके लिए लाता रहूँगा। ठीक है, चलें प्रश्न अगला आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। सभी लोग वीडियो को लाइक करते रहे, अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए भाई। तीव्र गति से क्लास चल रही है। ह्यूमन वैल्यूज़ एंड एनवायरमेंटल स्टडीज BA BSc BCom के 3rd सेमेस्टर में को करिकुलर कोर्स के रूप में शामिल है। चले, प्रश्न आपका है, वायु प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम कब पारित किया गया था? बताएं, वायु प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम जो पारित किया गया था 29 मार्च 1981 को पारित किया गया था। डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम कब लागू हुआ? बताएं, कब लागू किया गया? जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम जो है 23 मार्च 1974 को लागू किया गया। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, वायु प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1981 में कुल कितनी धाराएं हैं? बताएं, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे, फटाफट से आप बताएं। वायु प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1981 में जो आया था उसमें कुल मिलाकर के 54 धाराएं हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका भैया, फटाफट से आप देखेंगे। प्रश्न, जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1981, ठीक है, जल प्रदूषण निवारण और अधिनियम 1974 में आया था, तो 1974 यहाँ पर कर लें। उसमें कितनी धाराएं भैया? 1974 वाले में उसमें कितनी धाराएं हैं? उसमें 64 धाराएं हैं। कितनी धाराएं हैं? 64 धाराएं हैं।
ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये 74 कर लें, ठीक है। आगे जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण उपकार अधिनियम संबंधित है। जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण उपकर अधिनियम जो संबंधित है ये लेवी या उपकर वसूलने से संबंधित है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आ चुका है। प्रश्न है, मल जल व मल बहिस्राव को किस अधिनियम में परिभाषित किया गया है? बताएं, मल जल व मल बहिस्राव को किस अधिनियम में परिभाषित किया गया भैया? तो किस अधिनियम में परिभाषित किया गया है? जल प्रदूषण और निवारण अधिनियम में परिभाषित किया गया है। इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। किस अधिनियम के द्वारा जंगली जंतुओं के शिकार तथा उनसे निर्मित वस्तुओं के व्यापार को निषिद्ध कर दिया गया, निषिद्ध कर दिया गया बताएं? तो वो है भैया वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के द्वारा ऐसा किया गया है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के द्वारा एक प्रकार से वन्य जीवों को मारने पर रोक लगा दी गई है। विश्व वन्य जीव कोष की स्थापना कब की गई? विश्व वन्य जीव कोष की स्थापना 1972 में की गई। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िएगा, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है, परीक्षा के दृष्टिकोण से चले समझने का प्रयास करेंगे। ऐसे ही क्वेश्चन लगातार आपके लिए आएंगे और आप जो है ऐसे ही प्रश्नों को अगर पढ़े रहेंगे तो आप अच्छे तरीके से उत्तर दे पाएंगे। प्रश्न है, पारिस्थितिकी तंत्र का जो है यानी इकोसिस्टम जो शब्द है इसका सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? एजी टांसले नाम के एक विद्वान है, इन्होंने सबसे पहले इस शब्द का प्रयोग किया था। किसने? एजी टांसले नाम के एक विद्वान ने। अगला प्रश्न है, बिजली की कड़क से उत्पन्न ध्वनि की माप। बिजली की जो कड़कड़ाहट होती है उसकी ध्वनि की माप जो होती है 120 डेसिबल के आसपास लगभग होती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अच्छा, मनुष्य का कान कितना सुनता है? 80 से 90 डेसिबल या 70 से 80 डेसिबल तक। प्राकृतिक संसाधन इनमें से कौन सा? देखिए, प्राकृतिक संसाधन आपका कौन कौन सा इनमें से? प्राकृतिक संसाधन जैसे मिट्टी हो गया, जल हो गया, सूर्य की रोशनी हो गई, ये सब प्राकृतिक साधन होते हैं पर्यावरण के। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चले, अगला क्वेश्चन आ चुका है, नील का उपहार कहा जाने वाला देश कौन सा है? पता है, नील का उपहार कहा जाने वाला देश जो है, मतलब नील का उपहार मतलब नील नदी का वरदान जिसको आप कहते हैं। नील एक नदी है, उसका उपहार है, उसका वरदान मिस्र नदी को कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। प्राकृतिक संसाधन के प्रबंधन का योगदान मतलब योजनाबद्ध तरीका क्या कहलाता है? बताएं, प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन का योजनाबद्ध तरीका जो होता है वो क्या कहलाता है? बताएं फटाफट से। तो उसी को संरक्षण कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। वायु प्रदूषण से किस गैस की परत में छेद हो रहा है? तो वायु प्रदूषण से जो है ओजोन गैस की जो एक प्रकार से परत है इसमें छेद हो रहा है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट भूमिका सीएफसी नाम की गैस है वो निभा रही है, जो रेफ्रिजरेटर और फ्रिजों से निकलती है, मतलब फ्रिज और एसी से। अगला प्रश्न है, भोजन के कुछ पदार्थों जैसे कि विटामिन और खनिज की अनुपस्थिति अथवा कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो बताएं, भोजन के कुछ पदार्थों जैसे विटामिन और खनिज की अनुपस्थिति से तमाम प्रकार के रोग होते हैं, जैसे हीनता जन्य रोग हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। पृथ्वी पर उपलब्ध जल कितने % पेयजल है? बताएं, पृथ्वी पर उपलब्ध जल का कितने % पेयजल है? मात्र 5% जो है पेयजल है, बाकी सब निरर्थक जल है, मतलब और दूसरे प्रकार के। पृथ्वी के कुल भाग या भूभाग के लगभग कितने % भाग पर वन जो है क्षेत्र है? यानी वन से आच्छादित क्षेत्र जो है लगभग 31% जो है क्षेत्रों पर वन आच्छादित है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 31% भाग पर जंगल है पृथ्वी पर। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका भैया, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 5 जून को। अगला प्रश्न है, केंद्रीय प्रदूषण निवारण मंडल सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जिसको आप CPCB बोलते हैं, इसका गठन कब किया गया था? इसका गठन किया गया था 1980 में, यानी 1980 में। वन संरक्षण अधिनियम लागू हुआ कब? वन संरक्षण अधिनियम 1974 में लागू हुआ। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका भैया। प्रश्न आप देखेंगे, समुद्र का जल होता है कैसा? खारा होता है समुद्र का जल। भारत का झील मतलब भारत का झीलों का शहर है। भारत का झीलों का शहर किसे कहा जाता है भैया? अयोध्या को, जयपुर को, उदयपुर को या जैसलमेर को? बताइएगा। भारत का जो है झीलों का शहर किसे कहा जाता है बाबू? भारत का झीलों का शहर जो कहा जाता है किसको कहा जाता है? बिल्कुल, झीलों का शहर उदयपुर को कहा जाता है। किसको भैया? उदयपुर को। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से सबसे शुद्ध जल कौन सा होता है? सबसे शुद्ध जल जो होता है वो वर्षा का जल जो होता है सबसे शुद्ध जल होता है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, प्रदूषित जल पीने से क्या होता है? प्रदूषित जल पीने से क्या होता है भैया? प्रदूषित जल पीने से हैजा, टाइफाइड और पीलिया नाम की बीमारियां हो जाती हैं। ये सारी बीमारियां प्रदूषित जल पीने से होती हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, मोटर वाहन अधिनियम लागू हुआ। मोटर वाहन अधिनियम कब लागू हुआ? 1990 में मोटर वाहन अधिनियम लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन से, समुद्री प्रदूषण में सबसे ज़्यादा जिम्मेदार है? बताएं,
समुद्री प्रदूषण में सबसे ज़्यादा जिम्मेदार कौन है? तेल प्रदूषण जो है ये समुद्री प्रदूषण के लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार चीज़ है। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़िएगा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। वीडियो को लाइक भी करते रहिएगा और शेयर भी करते रहिएगा। जो बच्चे हमारे साथ नए जुड़ रहे हैं सभी से निवेदन है कि वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और लाइक भी करते रहिएगा, ठीक है। चले, ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लगातार मैं लाता रहूँगा। चले, प्रश्न है, पृथ्वी पर उपस्थित संपूर्ण जल का 97% भाग पाया जाता है कहाँ पर? पृथ्वी पर उपस्थित जल का लगभग 97% भाग जो होता है वो एक प्रकार से जल का कहाँ पर पाया जाता है भैया? समुद्रों में पाया जाता है, ठीक है। डी ऑप्शन। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी इन इंडिया किस क्षेत्र में कार्य करती है? बताएं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी इन इंडिया ये समुद्री प्रदूषण के क्षेत्र में काम करने वाली संस्था है। डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। ध्वनि प्रदूषण कितने डेसिबल से ऊपर माना जाता है? तो ध्वनि प्रदूषण बेसिकली एक प्रकार से 85 डेसिबल से ऊपर जब होता है तो ध्वनि प्रदूषण कहा जाता है उसको। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि इससे ऊपर मनुष्य का कान जो होता है वो सुनने में सक्षम नहीं होता है, उसको दर्द होता है, दिक्कत होती है। ध्वनि प्रदूषण से उत्पन्न बीमारी कौन सी है? ध्वनि प्रदूषण से बहरापन हो सकता है, विकृति तंत्रिका तंत्र हो सकता है, नर्वस सिस्टम दिक्कत हो सकता है, उच्च रक्तचाप भी हो सकता है, ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। डी ऑप्शन राइट आंसर होगा ये सभी। रेडियोधर्मी प्रदूषण का स्रोत है, रेडियोधर्मी प्रदूषण का स्रोत होता है परमाणु परीक्षण के द्वारा एक प्रकार से जब होता है तो उसके के द्वारा एक प्रकार से रेडियोधर्मी प्रदूषण उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। शेयर कर दीजिएगा सभी दोस्तों के पास वीडियो को इस, ठीक है। चले, मज़ा आ रहा होगा पढ़ने में। तीव्र गति से मैंने एक प्रकार से आपको बहुत सारी चीज़ें बता दी। मैं एक प्रकार से ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगातार बताता रहता हूं और कितनी तीव्र गति से मैंने आपको कितने प्रश्न बता दिए हैं आपको खुद ही अंदाजा होगा कि शुक्ला स्टडी पॉइंट एक प्रकार से आपका 1 मिनट भी समय नहीं लेना चाहते ज़्यादा, ठीक है। जो एक प्रकार समय मैं दे रहा हूं आपको, क्योंकि मेरा भी समय बहुत कीमती है, मैं खुद पता है हमको, इस वजह से मैं आपका एक भी मिनट समय बेकार में नहीं लेना चाहता। अगला प्रश्न, वृक्षों की कटाई से वायुमंडल में किस गैस की मात्रा बढ़ती है? बताएं। अगर वृक्षों की कटाई होती तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, ओजोन के ह्रास से किस में वृद्धि होती है? ओजोन के ह्रास से ओजोन की परत जब खत्म होती है तो उससे पराबैंगनी किरणों में वृद्धि होती है और इससे सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें जो हैं अगर पृथ्वी पर आएंगी तो उससे जो है तमाम प्रकार के रोग होंगे, स्किन कैंसर जैसी बीमारियाँ होंगी, लोग बीमार होंगे। अगला प्रश्न, हरित गृह प्रभाव ग्रीन हाउस इफेक्ट परिणाम है किसका? ग्रीन हाउस गैसेस जो जो कार्बन डाइऑक्साइड जो बढ़ती है, कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़ने से वातावरण गर्म होता है और गर्म होने से हरित गृह प्रभाव होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। जल प्रदूषण के कौन से स्रोत प्रदूषकों को सीधे जल में प्रवाहित कर देते हैं? बताएं। जल प्रदूषक के कौन से स्रोत प्रदूषकों को सीधे जल में प्रवाहित कर देते हैं? देखिए, बिजली घर, तेल के कुएं, भूमिगत कोयला खदान, ये सब एक प्रकार से क्या करते हैं? ये सब एक प्रकार से जल प्रदूषण के यही सब स्रोत है जो प्रदूषकों को सीधे जल में प्रवाहित कर देते हैं। इससे जल प्रदूषण खूब होता है। जल को प्रदूषित करते हैं, देखिए, प्रोटोजोआ, रोगाणु या जीवाणु या फिर ये सभी, तो ये सब एक प्रकार से जल को प्रदूषित ही करते हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से रेडियोधर्मी तत्व हैं। रेडियोधर्मी तत्वों में जैसे आपका प्लूटोनियम, थोरियम, यूरेनियम, ये सब यही सब एक प्रकार से कौन से रेडियोधर्मी तत्व हैं जो कि रेडियोधर्मी प्रदूषण के जिम्मेदार हैं। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न, भूतापीय ऊर्जा प्राप्त की जाती है कहाँ से? भूतापीय ऊर्जा जो होती है भूगर्भ की गर्मी से भूतापीय ऊर्जा को प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। जलकुंभी से 1 हेक्टेयर से कितना वानस्पतिक पदार्थ प्राप्त हो सकता है? बताएं। जलकुंभी जो होता है जो जल में पाया जाता है, जलकुंभी से 1 हेक्टेयर से कितना वानस्पतिक पदार्थ प्राप्त हो सकता है? लगभग 150 टन प्राप्त हो सकता है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आ चुका है महोदय। प्रश्न आप देखेंगे, प्रश्न, खनिजों को बांट सकते हैं, धातु और अधातु खनिज, ठीक है। धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज 2 खनिजों में बांट सकते हैं। किसके अतिरिक्त शेष सभी धातुओं के तत्व ठोस होते हैं? किसके अतिरिक्त शेष सभी धातुओं के तत्व जो होते हैं ठोस होते हैं? तो मरकरी के अतिरिक्त बाकी सब ठोस होते हैं। जस्ता, लोहा, सोना, ये सब एक प्रकार से ठोस होते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से शेयर कर दीजिएगा वीडियो को। भैया देखो, जो है अगर आप बीए, बीएससी बीकॉम, बीएससी एजी, बीएससी होम साइंस के 3rd सेमेस्टर में हैं तो आपके लिए यह लेक्चर बहुत ही महत्वपूर्ण था। पर्यावरण अध्ययन और मानव मूल्य से रिलेटेड ये क्वेश्चंस थे।
आपको बता दूं इससे बाहर कुछ आने वाला है नहीं, और भी एक आध मॉडल पेपर मैं दे दूंगा अगर आप कहेंगे तो। वैसे मैं दूंगा और भी मॉडल पेपर, तो आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा। बाकी और भी मॉडल पेपर पड़ा हुआ है। हमारा दूसरा चैनल है को करिकुलर मास्टर नाम से हमारा दूसरा चैनल है, उस पर आप जाएंगे तो आपको मिल जाएगा, आप देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए बहरहाल हम आगे बढ़ते तीव्र गति से। प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिक तंत्र के एक अजैविक घटक है। देखिए पारिस्थितिक तंत्र का अजैविक घटक, तो जैविक घटकों में यानी जिसमें जीव होता है वो जैविक घटक है, और जो निर्जीव होता है उसी को अजैविक घटक कहा जाता है, ठीक है। यह बात ध्यान रखेंगे। तो कवक, पादप और बैक्टीरिया ये सब एक प्रकार से पारिस्थितिक तंत्र के जैविक घटक हैं, जबकि भूमि की उर्वरा शक्ति जिसको आप ह्यूमस कहते हैं ये एक प्रकार से अजैविक घटक है। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन से सर्वप्रथम परितंत्र की विस्तृत व्याख्या किसने करी थी। सर्वप्रथम परितंत्र की जो विस्तृत व्याख्या करी थी एजी टांसले ने की थी, इसीलिए इनको एक प्रकार से पारिस्थितिक तंत्र का जनक भी कहते हैं आप। अगला प्रश्न पारिस्थितिकी की किस शाखा के लिए इकोनॉमी शब्द का प्रयोग किया जाता है। इकुमिनी शब्द का प्रयोग करते हैं, बताइए इकुमिनी। पारिस्थितिकी की किस शाखा के लिए इकुमिनी शब्द का प्रयोग करते हैं। इकुमिनी तो मानव पारिस्थितिकी के लिए इकुमिनी शब्द का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आ चुका है भैया। चलिए प्रश्न आ चुका है पारिस्थितिकी निकेत यानी निक की संकल्पना को प्रतिपादित किसने किया था। पारिस्थितिकी निकेत की संकल्पना को ग्रीनेल्स महोदय ने प्रतिपादित किया था। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। सर्वाधिक अस्थायी पारिस्थितिकी तंत्र किसका है। सर्वाधिक अस्थायी जो पारिस्थितिक तंत्र है वो है महासागरों का, ठीक है, बी ऑप्शन। अगर इसी वीडियो में मैं चाहता तो लगभग 1 घंटे का एक क्लास हो जाता, ठीक है, लेकिन एक प्रकार से मैंने तीव्र गति से बताया तो ये कम कर दिया मैंने, ताकि आप कम समय में बहुत सारे प्रश्नों को जान पाएँ। अगला प्रश्न, पारिस्थितिक तंत्र में प्रथम पोषी स्तर क्या कहलाते हैं। तो पारितंत्र में प्रथम पोषी स्तर जो होते हैं उत्पादक कहलाते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, उत्पादक जो होते हैं अपना भोजन स्वयं निर्माण करते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा। तो आपसे पूछा था उत्पादक जो प्राथमिक उत्पादक होते हैं अपना भोजन कैसे बनाते हैं, तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बनाते हैं। मानव पारिस्थितिकी सर्वाधिक असंतुलित हुई है। मानव पारिस्थितिकी सर्वाधिक असंतुलित हुई है विज्ञान, तकनीकी और औद्योगिक काल में आकर के। जो एक प्रकार से मानव पारिस्थितिकी जो है ह्यूमन एक प्रकार से जो इकोलॉजी है बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई है। अगला प्रश्न है विश्व के सभी भौगोलिक परितंत्रों के संगठन को क्या कहते हैं। तो विश्व के सभी भौगोलिक परितंत्रों को मतलब परितंत्रों के जो संगठन होते हैं उसको जैवमंडल कहा जाता है, ठीक है। क्या कहते हैं, जैवमंडल। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न, घास स्थल पारिस्थितिक तंत्र में मुख्य उत्पादक है। घास स्थल पारिस्थितिक तंत्र में एक प्रकार से जो मुख्य उत्पादक है वो होता है घास, ठीक है। घास स्थल पारिस्थितिकी में घास ही जो है वो मुख्य उत्पादक है। कमल जलीय पारिस्थितिक तंत्र का कौन सा घटक होता है। तो कमल जो होता है ये उत्पादक होता है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये बात आप ध्यान रखें। इस तरीके से आप लोगों ने लगभग 100 से अधिक ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों को बहुत ही कम समय में देख लिया। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। उससे पहले एक बात और जान लें कि अगर एक प्रकार से आपको BA BSc BCom में है तैयारी करनी तो मात्र 6 घंटे में तैयारी करने का एक ज़बरदस्त तरीका आज मैंने बताया है, तो आप लोग इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, ठीक है। इसमें बताएगा कि आप किस तरीके से मात्र 6 घंटों में आप अपनी तैयारी 5 से 6 घंटे आप दे करके आप जो आपने कुछ नहीं पढ़ा तो आपको कुछ पास होने की तैयारी करनी है तो आप आसानी से कर पाएंगे और आपका अच्छा नंबर आएगा, ठीक है। यह बात आप ध्यान रखेंगे। तो जो बच्चे एक प्रकार से इसको देखेंगे, बिल्कुल एक प्रकार से देखना चाहें देख लीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे से जुड़ने के लिए इसी प्रकार से प्यार बनाए रखेंगे और को करिकुलर मास्टर यूट्यूब चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर भी ऐसी वीडियोज़ मैं लगातार देता रहता हूँ। धन्यवाद। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।